नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक्निकल एजुकेशन इंडिया में। दोस्तों, ये वीडियो उन सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत मददगार होगी जिन्हें हर साल अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ता है। सरकारी सेवा में रहते हुए हर साल हमें अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना अनिवार्य होता है। एसेट्स एंड लायबिलिटीज यानी अपनी संपत्ति और देनदारियों का विवरण विभाग को देना होता है। कई बार ऑनलाइन पोर्टल में दिक्कत आने की वजह से या विभाग की मांग पर हमें ऑफलाइन फॉर्म भरना पड़ता है। इस फॉर्म को भरने में एक छोटी सी गलती भी विजिलेंस जांच या कारण बताओ नोटिस का कारण बन सकती है। आज के वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि बिना गलती किए ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे। इस फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले मैं एक पीडीएफ को आपके सामने में स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। जैसा कि आप इस स्क्रीन को देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले ईयर का कॉलम आ जाता है। ईयर में आपको यहाँ पे अपना ईयर दर्ज कर देना है 26-27। उसके बाद दोस्तों आई के बाद सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है। सन, डॉटर, वाइफ ऑफ, अगर पुरुष है तो अपने पिता का नाम यहाँ पर दर्ज करेंगे। अगर महिला है तो अपने पति या पिता का नाम दर्ज कर सकते हैं। इसी प्रकार से एज के बाद यहाँ पे आपकी जो भी उम्र हो रही है, आपको अपना उम्र जोड़कर यहाँ पे दर्ज कर देना है। बिलोंगिंग टू के बाद अगर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट से आप बिलोंग करते हैं, यहाँ पे आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट आपको यहाँ पे दर्ज करना है। आप जिस भी विभाग से अपना बिलोंगिंग रखते हैं, आपने अपने विभाग का नाम यहाँ पे दर्ज कर देना है। प्रेजेंटली वर्किंग अस यानी आपको यहाँ पे अगर टीचर हैं तो आपको यहाँ पर अपने विद्यालय का नाम दर्ज करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके विद्यालय का नाम, आपके स्कूल का नाम MS बिहार है तो आपको यहाँ पे MS बिहार यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। ये आपका कॉलम हुआ हेडलाइन का। अब हम नीचे वाले कॉलम पे आ जाते हैं। यहाँ पे है डिटेल्स ऑफ मूवेबल असेट्स, यानी ये सभी असेट्स ऐसे हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह उसको ले जाया जा सकता है। सबसे पहले कैश के बारे में पूछा जा रहा है। सेल्फ आपके पास कैश कितना है, तो आपको 30 से 35 हजार के बीच में यहाँ पे कैश दिखाना है। इसी प्रकार से स्पाउस नेम में यानी आपके बच्चे के पास कितने कैश है, तो आप 2000, 1500, 1000 यहाँ पे दिखा सकते हैं। उसके बाद डिपेंडेंट 1, 2, 3 तीनों में आपको नील नील यहाँ पे दर्ज करना है। सेकेंड ऑप्शन में आते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है डिपॉजिट इन बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। इसमें दोस्तों यानी बैंक में आपने कितना पैसा को डिपॉजिट रखा है, तो यहाँ पे आप 30 से 35 हजार के बीच में दिखा सकते हैं। बाकी स्पाउस और ये सभी कॉलम में आपको नील नील दर्ज कर देना है। सेकेंड के बाद थर्ड ऑप्शन जो है बॉन्ड्स, डिपेंचर्स एंड शेयर्स इन कंपनीज, यानी कंपनीज वगैरह में आप कोई शेयर अगर किए हैं तो यहाँ पे सेल्फ का, फिर स्पाउस का, डिपेंडेंट 1, 2, 3 का आपको यहाँ पे दर्ज करना है। अन्यथा ये सभी कॉलम में आपको नील नील दर्ज करना है। NIL करके आपको लिख देना है, नील नील सभी कॉलम में। फोर्थ कॉलम है अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी NSS, पोस्टल सेविंग, LIC, यानी LIC वगैरह में अगर आप कोई पैसा जमा करते हैं एनुअल के तौर पर या मंथली के तौर पर, तो आप यहाँ पे दर्ज कर देना है। तो LIC में यहाँ पे आपको राशि अगर LIC में भरते हैं तो आपको यहाँ पे लिख देना है 20 से 25 हजार के बीच में आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। अगर आप अपने बच्चे का LIC भरते हैं तो उसका भी राशि आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। अन्यथा ये सभी कॉलम में आपको NIL नील करके लिख देना है। हमारा जो फिफ्थ कॉलम है मोटर व्हीकल्स, डिटेल्स ऑफ मेक एटसेट्रा, यहाँ पे अगर आपके पास कोई बाइक वगैरह है तो उसका वैल्यू आपको यहाँ पे लिखना है। उसका करंट जो मार्केट वैल्यू है वो आपको दर्ज करना है। अगर आपने अभी रिसेंटली आपने बाइक लिया है, उसका जो भी वैल्यू है 70,000, 80,000, वो आपको यहाँ पे दर्ज करना है। अगर उस बाइक का 1 साल 2 साल हो चुका है तो सरकारी नियम के अनुसार अगर 1 साल होता है तो उसका 10% घट जाता है, अगर 2 साल हुआ है तो उसका 20% घट जाता है। अगर आपका बाइक का वैल्यू 80 हजार है तो अगर 2 साल हो चुका है तो 20% लेस करके उसका जो भी अमाउंट बनता है आपको इस वाले सेल्फ वाला जो कॉलम है जस्ट नीचे में आप यहाँ पे देखे होंगे, ये सेल्फ वाला कॉलम है।
ये सेल्फ वाला कॉलम के जस्ट नीचे में आपको यहाँ पे उसका जो भी करंट वैल्यू है वो आपको यहाँ पे दर्ज कर देना है। आपके बच्चे के नाम से अगर कोई भी मोटर व्हीकल्स है तो आपको उसका कैश यहाँ पे उसका वैल्यू लिख सकते हैं, अन्यथा ये सभी कॉलम में आपको नील करके लिख देना है। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है ज्वेलरी गिव डिटेल्स ऑफ वेट एंड वैल्यू, यानी ज्वेलरी यानी अगर आपके पास कोई सिल्वर है या गोल्ड है, अगर आपके पास सिल्वर है तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे सिल्वर लिखना है, या गोल्ड है तो आपको पहले इस कॉलम में गोल्ड लिखना, सेल्फ वाले कॉलम में। उसके बाद कितना है, कितना ग्राम है, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 15 ग्राम, वो 15 ग्राम या 10 ग्राम आपको इस कॉलम में लिखना है। और अगर आपके पास 5 ग्राम है तो उस 5 ग्राम का अभी करंट में मार्केट वैल्यू कितना है, वो मार्केट वैल्यू आपको इस वाले कॉलम में सेल्फ वाला आपको ध्यान रखना है, सेल्फ वाला ही में दिखाना है आपको। तो सेल्फ वाले कॉलम में आपको उसका मार्केट वैल्यू भी लिखना है। अगर गोल्ड है तो गोल्ड लिखना है, कितना ग्राम है वो ग्राम आपको लिखना है। उसके बाद जस्ट नीचे में आपको उसका वैल्यू जितना भी हो रहा है 20,000, 50,000, 70,000, 80,000 वो आपको यहाँ पे दर्ज कर देना है। उसके बाद ये सभी कॉलम में आपको नील नील लिख देना है। तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना ये सब कॉलम में आपको कुछ नहीं दिखाना, आपको नील नील दिखाना है। उसके बाद जो कॉलम है अदर एसेट्स सच एज वैल्यूज ऑफ क्लेम्स इंटरेस्ट, यानी कोई एसेट्स ऐसा है जिसका कोई इंटरेस्ट वगैरह है, तो इस कॉलम में आपको नील दिखाना है। यहाँ पर कोई भी कैश, कोई भी अमाउंट आपको यहाँ पे नहीं दिखाना है दोस्तों। उसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, हमारा सेकंड पेज आता है। इसमें जो आपसे एसेट्स के बारे में पूछा जा रहा है, डिटेल्स ऑफ इमूवेबल एसेट्स, यानी ऐसा एसेट्स है ये जो एक जगह से दूसरा जगह मूव नहीं किया जा सकता है। इस एसेट्स को आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते हैं। सबसे पहला पेज में आपसे पूछा गया था कि मूवेबल एसेट्स यानी ऐसा एसेट्स जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। जैसे आपके बारे में पूछ रहा था कि आपके पास कितनी सिल्वर है, कितना गोल्ड है, कितना कैश है, तो वह सारी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जा सकता है। यहाँ पर इमूवेबल एसेट्स के बारे में पूछा जा रहा है। इसमें हमारा जो फर्स्ट कॉलम है एग्रीकल्चर एंड लोकेशंस, सर्वे नंबर्स, एक्सटेंट, टोटल मेजरमेंट, करंट मार्केट वैल्यू। मान लीजिए अगर आपके पास 5 कट्ठा या 1 कट्ठा 2 कट्ठा जमीन है तो आपको यहाँ लिख देना है 1 कट्ठा, 1 कट्ठा लिखना है। और नीचे में देखिए आप देख सकते हैं करंट मार्केट वैल्यू, उसका करंट मार्केट वैल्यू भी आपको दर्ज करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 5 कट्ठा जमीन है तो यहाँ पे लिख देना है 5 कट्ठा। उसके बाद उस 5 कट्ठा का कितना कैश बनता है, कितना राशि बनता है, वो राशि आपको जस्ट सेल्फ वाले कॉलम के नीचे में आपको लिख देना है। उसके बाद अगर आपके बच्चे के पास भी कोई जमीन है तो आपको यहाँ भी आप उसको दिखा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों उसका जो भी मार्केट वैल्यू बनता है आपको यहाँ पे जस्ट उसी कॉलम में आपको दिखाना है, आपको सेकेंड वाले कॉलम में नहीं दिखाना है, जस्ट स्पाउस नेम के नीचे वाले कॉलम में आपको यहाँ पे दिखाना है। उसके बाद दोस्तों ये तीन जो कॉलम है, ये तीनों कॉलम में आपको नील नील लिखना, NIL नील। उसके बाद हमारा जो सेकंड कॉलम है नॉन एग्रीकल्चर, इसमें तो आपको सभी कॉलम में नील नील दिखाना है, किसी भी कॉलम में आपको कुछ नहीं दिखाना है। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे है बिल्डिंग्स, कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल लोकेशंस, सर्वे डोर नंबर्स, एक्सटेंट, टोटल मेजरमेंट, करंट मार्केट वैल्यू। यानी आपके पास कोई ऐसा बिल्डिंग है जो कमर्शियल है, कमर्शियल का मतलब ये हुआ आपके बिल्डिंग्स है और उसका जो भी रेंट आता है वो रेंट आपको प्राप्त होता है, तो उसका जो भी मार्केट वैल्यू है उस कमर्शियल बिल्डिंग का वो आपको यहाँ पे लिखना है। जितना बिल्डिंग है यहाँ पे आपको लिख देना, 1 बिल्डिंग, 2 बिल्डिंग, उसके जस्ट नीचे में उसका जो भी करंट मार्केट वैल्यू है वो आपको दर्ज करना है। उसके बाद ये सभी कॉलम में आपको नील नील करके लिख देना है। उसके बाद जो हमारा कॉलम है हाउस, अपार्टमेंट्स एटसेट्रा, लोकेशंस, सर्वेडोर नंबर्स, एक्सटेंट, टोटल मेजरमेंट, करंट मार्केट वैल्यू, ये सभी कॉलम में आपको नील नील कर देना है। किसी भी की केस में हमको नहीं लगता है किसी के पास ये सब चीज होगा, तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, सरकारी एम्प्लॉय हैं, तो आपके केस में यहाँ पे आपको नील ही दिखाना ज्यादा उचित होगा। उसके बाद दोस्तों अदर सच एज इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी, इसमें आपको सभी कॉलम में नील नील दिखा देना है। उसके बाद हमारा थर्ड पेज आता है, यहाँ पे लोन फ्रॉम बैंक्स है,
यानी अगर आपने बैंक से लोन वगैरह लिया है तो आपको यहाँ पे सबसे पहले इस वाले कॉलम में आपको उस बैंक का या उस जो भी आपको फाइनेंशियल जो भी आपका इंस्टीट्यूट है जहां से आप लोन लिए हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने एसबीआई से लिया है या इसी प्रकार से एचडीएफसी से लिया है या कोई फाइनेंशियल कंपनी से लिया है, आपको यहाँ पे उसका नाम दर्ज करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एसबीआई से लिया है तो आपको यहाँ लिख देना है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद अमाउंट आउट स्टैंडिंग एज ऑन, यानी आपको डेट लिखना है यहाँ पे, जैसे 31 कैसे लिखना, 31/12/2025 यहाँ पे आपको दर्ज करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे उसका टोटल राशि आपको यहाँ पे इस वाले कॉलम में आपको दर्ज कर देना है। क्योंकि दोस्तों 31/12/2025 मैंने आपको इसलिए लिखने के लिए बोला क्योंकि ये ब्यौरा आपका 31/12/2025 तक का ही ब्यौरा आपसे मांगा जा रहा है अभी फिलहाल। उसके बाद लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, यानी बैंक के अलावा और कोई दूसरी जगह से आप लोन लिए हैं तो आप उसको दर्शा सकते हैं, अन्यथा आपको ये दोनों कॉलम में नील नील करके लिख देना है। गवर्नमेंट ड्यूज, यानी सरकार का कोई आप पर कोई ड्यूज है किसी भी प्रकार का, तो इसमें आपको नील दिखाना है, इसमें आपको कुछ भी नहीं दिखाना है। उसके बाद दोस्तों ड्यूज टू डिपार्टमेंट्स डीलिंग विथ सप्लाई ऑफ वाटर, यानी कोई भी डिपार्टमेंट का कोई भी ड्यूज है आपके ऊपर वाटर सप्लाई में, इसी भी प्रकाश में किसी भी प्रकार का कोई भी डीलिंग करने में, तो इसमें आपको नील ही दिखाना है, इसमें कुछ भी नहीं दिखाना है आपको। ड्यूज टू डिपार्टमेंट्स डीलिंग विथ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें भी आपको नील नील करके दिखाना है। ध्यान रखना इसमें आपको नील ही लिखना है, यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का कोई भी होशियारी करने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। यहाँ पे दोस्तों डी कॉलम में आपसे पूछा रहा है ड्यूज टू डिपार्टमेंट्स डीलिंग विथ टेलीफोन्स, इसमें भी आपको नील दिखाना है। ड्यूज टू डिपार्टमेंट्स डीलिंग विथ गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स, इसमें भी आपको नील ही दिखाना है। उसके बाद इफ अदर वैल्यूज इफ एनी, इसमें भी आपको नील ही दिखाना है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कुछ नहीं दिखाना है आपको। उसके बाद इनकम टैक्स इंक्लूडिंग surcharge also indicate the measurement assessment year up to which income tax return field give also permanent account number PAN, यानी इस कॉलम में जो आपसे पूछा जा रहा है पिछले असेसमेंट ईयर, यानी अभी करंट में चल रहा है 26-27, तो आपके 24-25 असेसमेंट ईयर में अगर आपने ITR फाइल किया है, जिसको हम कहते हैं इनकम टैक्स रिटर्न, अगर आपने फाइल किया है तो आपने कितने लाख का या कितने हजार का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल आपने किया है, तो आपको यहाँ पे उसका नाम लिखना है और आपको यहाँ पे आउटस्टैंडिंग जो भी उसका करंट मार्केट वैल्यू है, जो भी राशि है उसका, वो राशि आपको यहाँ पे लिखना है दोस्तों। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता है कोई भी ITR फाइल करते होंगे, तो यहाँ पे आपको नील ही दिखाना है। अगर आपने असेसमेंट ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर में आपने कोई भी ITR फाइल किया है तो आपको यहाँ पे राशि दर्ज कर देना है, आपको दिखाना है। उसके बाद आपको वेल्थ टैक्स, यानी कोई भी आप अपने वेल्थ टैक्स देते हैं, यानी आपके पास जो भी प्रॉपर्टी है उसका कोई टैक्स वगैरह अगर आप सरकार को देते हैं तो आपको यहाँ पे उनका राशि दर्ज करना है। सेल्स टैक्स दोस्तों ये सब में नील ही आएगा, यहाँ पे आपको नील ही दिखाना है। उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स में भी आपको NIL नील करके दोनों कॉलम में आपको लिख देना है। दोस्तों ये तीनों कॉलम में के बारे में मैंने विस्तार से आपको बता दिया। अब उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाता है पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स में आपको यहाँ पे अपना प्रान नंबर दर्ज करना है, या आपका जो CPF नंबर है या GPF नंबर है, तो आपके पास जो अवेलेबल है तो यहाँ पे आप उसको दर्ज कर सकते हैं। जेंडर में अगर आप मेल हैं तो M आपको लिखना है, अगर आप फीमेल हैं तो आपको यहाँ पे केवल F लिखना है। यहाँ पे आपको अपने डेट ऑफ बर्थ को दर्ज कर देना है। आपका जो भी क्लास है, ग्रुप है, वो आपको यहाँ पे दर्ज कर देना है। यहाँ पे आपको ग्रेड, यहाँ पे आपको कैडर, यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपका जो भी होम डिस्ट्रिक्ट है, आपको अपना होम डिस्ट्रिक्ट यानी जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे दर्ज कर देना है। सिग्नेचर यहाँ पे आपको लिख देना है। नेम ऑफ एम्प्लॉय, यानी आपका जो भी नाम है सही स्पेलिंग के साथ कैपिटल लेटर में आपको यहाँ पे लिखना है। डेजिग्नेशन में आप जो, अगर आप टीचर हैं तो आपको टीचर लिखना, अगर आप हेड टीचर हैं या आप
हेड मास्टर हैं, आप जो भी हैं, जो भी आपका डेजिग्नेशन है वो आपको यहाँ पे दर्ज कर देना है। डिपार्टमेंट में अगर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं तो आपको अपना एजुकेशन डिपार्टमेंट यहाँ पे लिख देना है। प्लेस में आपको अपने स्कूल का नाम, अपने विद्यालय का नाम लिखना है। डेट में आप जिस डेट में इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं वो डेट आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। दोस्तों ये था ऑफलाइन फॉर्म भरने का सही तरीका। अगर आपके मन में कोई शंका है या फॉर्म भरने किसी खास कॉलम को लेकर कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट करें। वीडियो को अपने सहकर्मियों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वे भी गलती ना करें। दोस्तों आप सभी का मेरे वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।